चलिए फिर शुरू करते हैं आज वैज्ञानिक परिदृश्य भाग। ठीक है, तो आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी वीक है, तो हो सकता है एनर्जी थोड़ी कम लगे, तो मैनेज कर लेना। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें डिफेंस सेक्टर देखेंगे, एनवायरमेंट सेक्टर देखेंगे, हेल्थ है यहाँ पर, और जो आपका स्पेस सेक्टर है। ये कुछ कोर एरियाज हैं, मेजर एरियाज हैं, जहां से हर टॉपिक से भी अगर एक एक प्रश्न आया तो 4 से 5 प्रश्न जो है यही 13 से 14 पेजेस में हमें मिल जाएंगे देखने को। और यहाँ वही चीजें करेंगे जो हमें एग्जाम के लिहाज से ले जानी अपने ब्रेन में, जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है। बहुत सारा कचरा दिया हुआ है, सब कचरा पढ़ना जरूरी नहीं होता है, उन्हें 13 से 14 पेजेस में हैंड रिटन में समेट दिया गया है, और वही यहाँ पर डिक्टेट करके जो कोशिश की जाएगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी जाए, या समझ के स्तर पर जहां जहां याद हो सकती हैं चीजें वो यहीं पर याद करते चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज देखते हैं। सबसे पहली न्यूज है निसार उपग्रह को लेकर के। देखो निसार उपग्रह क्या है, एन आई का मतलब ही है, एन का मतलब है आपका नासा, आई का मतलब है इसरो, और सार का मतलब है सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो पूछा जाएगा किसके किसके बीच का समझौता है, तो नासा और इसरो के बीच समझौता होता है वर्ष 2014 में। तो दोनों के बीच समझौता होता है। बेसिकली यहां पर समझना होगा कि ये अर्थ की मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है इसकी मॉनिटरिंग के लिए दोनों जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां जैसे नासा अमेरिका की है, भारत की इसरो है, इनके बीच में समझौता होता है। और समझौते के तहत ही ये अभी जाकर के 30 जुलाई 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, तो इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण कब हुआ है, 30 जुलाई 2025 को। ये तारीख याद रखनी है। समझौता दोनों के बीच कब हुआ था, 2014 में हुआ था। साथ ही अगर पूछा जाए कौन सा प्रक्षेपित यान कौन सा है भाई, किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया है, व्हीकल कौन सा है, लॉन्च व्हीकल कौन सा है, तो जीएसएलवी F-16 लॉन्च व्हीकल है। और F-16 को लेकर के कुछ नहीं तो चर्चा इसकी हमेशा F-16 फाइटर जेट की तो होती ही रहती है ना। तो ये फाइटर जेट अमेरिका के साथ है ना, अमेरिका का ही है आपका कौन सा, नासा। तो यहां से कनेक्ट कर लिया हमने F-16, कभी नहीं कंफ्यूज हो गए। वहां F-15 लिखा होगा, F-14 लिखा होगा तो गड़बड़ नहीं होगा। अब निसार जैसे ही आएगा तो नासा और इसरो के बीच में जो समझौता हुआ, और यह सैटेलाइट अब 30 जुलाई 2025 को जाकर लॉन्च हुई है। और जीएसएलवी जो F-16 है, ये लॉन्च व्हीकल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। 3 वर्ष तक क्या करेगा, ये अर्थ की मॉनिटरिंग रखने वाला है। ठीक है, कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। और इसका कार्यकाल अगले हालांकि 5 वर्ष तक है, लेकिन 3 सालों तक ये पृथ्वी की मॉनिटरिंग की जाएगी इसके द्वारा। साथ ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो रडार प्रणाली यूज की गई है। रडार प्रणाली में 2 बैंड है, एल बैंड और एस बैंड। यहाँ देखो यूपीपीसीएस क्या करेगा, प्रश्न कैसे यहाँ पर घुमा सकता है, स्टेटमेंट जब बनाएगा तो स्टेटमेंट के स्तर पर वो नासा के द्वारा जैसे यहाँ पर एल बैंड तैयार किया जा रहा है और इसरो के द्वारा यहाँ पर एस बैंड तैयार किया जा रहा है। लेकिन अक्सर यूपीपीसीएस स्टेटमेंट बनाता है तो वहां पर कंफ्यूज करेगा, नासा के द्वारा बोल देगा एस बैंड और इसरो के द्वारा बोल देगा एल बैंड। हमें लगेगा ठीक ही पढ़ा है। तो याद रखना है एल के करीब आता है आपका एल। ठीक है, एल के करीब आपका एल आता है कि एस आता है। अगर पढ़ो अल्फाबेट में तो एल के करीब आपका एन आता है, तो आपको बस ऐसे याद रखना है, एन के बाद आप जाओगे तो एल ज्यादा करीब आता है, तो एन फॉर नासा हो गया और एल बैंड तैयार किया जा रहा है। वहीं इसरो पर आप चले जाओ तो इसरो को भी याद रख सकते हो, तो इसरो में पहले ही आपका एस आ जाता है तो बोले इसरो के द्वारा ही एस बैंड आपका तैयार किया गया है। बस ये याद रखने के लिए ताकि वहां कंफ्यूजन कोई ना रहे, जब स्टेटमेंट में अगर इंटरचेंज भी करता है ना तो इंटरचेंज हमें पकड़ में आ जाए। क्लियर, तो ऑप्शन में वहां क्लियर तरीके से पकड़ में आना चाहिए। फिर यहीं पर देखो सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या होता है, ये वही है हाई रेजोल्यूशन जो इमेज बनाकर देता है, यानी कि मॉनिटरिंग जो आसान बनाता है। और वहीं 2014 में समझौता हुआ, तो सारी चीजें बता दी हैं समझाने के तौर पर। नेक्स्ट है न्यूज एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट। देखो इंटीग्रेटेड जो एयर ड्रॉप टेस्ट है ये क्या है, IADT-01। बेसिकली गगनयान को लेकर पता होगा कि 2035 तक भारत सरकार का क्या मिशन है, इसरो का बेसिकली मिशन है कि हम गगनयान के तहत मानव को अंतरिक्ष की सैर कराएंगे, बोले स्पेस तक पहुंचाएंगे 2035 तक। और उसी के तहत पहली यूनिट जो है 2028 में भेजे जाने की गुंजाइश है। ठीक है, जो टारगेट रखा हुआ है। इसी गगनयान मिशन को सफल अगर बनाना है तो बोले वहां से अगर वापस मानव को धरती पर लाना है तो सॉफ्ट लैंडिंग सीखनी पड़ेगी, है ना। तो बोले इसी संदर्भ में कोई इसी तकनीक को विकसित किया जाएगा, है ना, उसके लिए एयर ड्रॉप टेस्ट किए जाएंगे। तो उसी एयर ड्रॉप टेस्ट के माध्यम से यह हमारे पास न्यूज आ गई, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो किया गया है सफल परीक्षण हो चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर को के माध्यम से ऊपर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको एयर ड्रॉप टेस्ट को कंप्लीट किया गया। ठीक है, समझ में आया। तो एयर ड्रॉप टेस्ट समझ में आया, इसका गगनयान मिशन से क्या लेना देना है समझ में आ गया। और यहाँ कौन सा हेलीकॉप्टर यूज किया गया है, चिनूक हेलीकॉप्टर यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कलाम 1200। देखो कलाम 1200 क्यों चर्चा में है, आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष स्पेस जो आपकी हमारी भारत की एजेंसी है इसरो है, तो इसरो पर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उस बर्डन को निजी क्षेत्र को आकर्षित किया गया। उसी निजी क्षेत्र में आपकी एक कंपनी है विक्रम, ठीक है, स्काई रूट, सॉरी। तो आपकी जो स्काई रूट कंपनी है, इस स्काई रूट कंपनी के द्वारा भी जो लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है इसका नाम है विक्रम। क्लियर, तो विक्रम जो लॉन्च व्हीकल है ये तैयार किया जा रहा है। अब बोले हमारे पास जो इसरो के पास कौन से लॉन्च व्हीकल है, पीएसएलवी और जीएसएलवी, पता है ना, ये बेसिक नॉलेज एकदम। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल होता है, तो वो जीएसएलवी के माध्यम से होता है। लेकिन अब इसके
बर्डन को कम करने के लिए निजी क्षेत्र जब आगे आया, तो निजी क्षेत्र में ही जो स्काई रूट कंपनी है, इसके द्वारा विक्रम जो है, जो लॉन्च व्हीकल है, विक्रम रॉकेट तैयार किया जा रहा है। उसका ही जो पहला चरण है, उस पहले चरण का ही नाम है कलाम 1200, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। और समझ में आएगा क्लियर? तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया परीक्षण? मेसर्स जो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, इसके द्वारा ही परीक्षण किया गया। स्काई रूट कंपनी अभी समझा दी पूरी। और कहां से किया गया है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, यहां से इसका परीक्षण किया गया है। अब कोई कलाम 1200 पूछेगा तो जो पूरी कहानी समझाई गई है उससे क्लियर हो गया होगा कि कलाम 1200 क्यों पढ़ना जरूरी है। विक्रम अगर लॉन्च व्हीकल पूछेगा, समझ में आया होगा। स्काई रूट कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इसके बारे में भी जानकारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सियोम मिशन। देखो एक्सियोम मिशन क्यों चर्चा में आया? क्योंकि एक्सियोम मिशन जो 4 है, नासा हो गया, ईएसए हो गया, जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, या एक्सियोम स्पेस, इनके द्वारा सभी मिलकर के ये एक्सियोम मिशन को सफल बनाया गया है। और इसके तहत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं, उसमें एक भारतीय का भी चयन किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है ना, जब हम अभी गगनयान मिशन भेजेंगे, वहां जो भारतीय भेजे जाएंगे उन्हीं में से एक है शुभांशु शुक्ला। तो बहुत चर्चा में आया था कि ये भारतीय भी कोई गए हुए थे एक्सियोम 4 मिशन के तहत। तो एक्सियोम 4 मिशन अभी कंप्लीट हुआ है 15 जुलाई 2025 को। कब कंप्लीट हुआ है? यह कंप्लीट हुआ है 15 जुलाई 2025 को। लेकिन हमारे लिए जो तारीख महत्वपूर्ण है, वो तारीख है 25 जून की, क्योंकि 25 जून को ही शुभांशु शुक्ला पहुंचते हैं और 18 दिन के लिए ये स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में समय बिताते हैं। बोले जाओ भैया होकर आओ, तब यहाँ पर जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा तो आपके पास कम से कम बढ़िया जानकारी रहेगी ना। तो इसी संदर्भ में ही इनको भेजा गया है एक्सियोम 4 मिशन के तहत। क्लियर? समझ में आया? तो एक्सियोम 4 मिशन हो गया। यहाँ पर एक प्रश्न क्या बन सकता है कि जो अंतरिक्ष यान है, यहाँ पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था और रॉकेट कौन सा यूज किया गया था? तो स्पेस एक्स का ही रॉकेट है, फॉल्कन 9। बिल्कुल बेसिक बात है। और जो अंतरिक्ष यान प्रयोग किया गया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठ कर गए थे, तो उसका नाम था स्पेस एक्स ड्रैगन। ठीक, क्या रखना है? स्पेस एक्स ड्रैगन नाम था। आरो में याद करो, क्वेश्चन पूछा गया था अंतरिक्ष यान से संबंधित। वैसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर भी कि जो अंतरिक्ष यान था वह था स्पेस एक्स ड्रैगन। और तारीख कौन सी थी भाई? 25 जून थी, जब शुभांशु शुक्ला गए हुए थे। 18 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकते हैं। मिशन का नाम है एक्सियोम 4। क्या नाम है भैया? एक्सियोम मिशन 4 नाम है इसका। फिर बात आती है इनके साथ में और 3 अंतरिक्ष यात्री कौन गए हुए थे। एक तो विल्सन थे, दूसरे आपके कापू और तीसरे आपके विस्निवस्की थे। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो शुरू में बता दी गई। अब शुभांशु शुक्ला के बारे में भी हो सकता है आपसे सीधा प्रश्न पूछ दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, अगली न्यूज है अंतरतारकी जो इंटरस्टेलर आपका कॉमेट होता है, धूमकेतु होता है। तो धूमकेतु का नाम है 3I। तो 3I से ही नाम पकड़ में आ जाएगा कि अभी तक जो हम सौरमंडल के बाहर से आया हुआ जो कॉमेट रहता था, अभी तक उसमें ये तीसरा कॉमेट है जो मिला हुआ है, जिसका नाम है इंटरस्टेलर कॉमेट 3I। ठीक है, और जिसे देखा गया है किसके द्वारा? एटलस के द्वारा देखा गया है। देखो नासा की जो टेलीस्कोप है एटलस, इसके द्वारा ही यह जो कॉमेट है, यह जो धूमकेतु है, इसको देखा गया है। और अभी तक सौर मंडल से बाहर से आने वाला जो धूमकेतु है, यह तीसरा है। और तीसरा ऐसे याद रहेगा कि इसका नाम ही है 3I। ठीक, तो यहां पर अगर टेलीस्कोप पूछेगा तो टेलीस्कोप है आपकी एटलस, और अगर उसका नाम पूछेगा तो 3I है। क्या नाम है? धूमकेतु 3I। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है विक्रम 3201, कल्पना 3201। यहां न्यूज क्या जरूरी है? देखो विक्रम 3201, कल्पना 3201, ये दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, जैसे स्वदेशी तौर पर हम 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका उत्पादन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस संदर्भ में है क्या? जैसे इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ स्थित जो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, इसके सहयोग से यह विकसित की हुई है। क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर है और कितनी है? 32 बिट की है, पूरी तरीके से भारत के द्वारा ही निर्मित है। तो यहां अगर गलती कराएगा तो गलती कराएगा 32 बिट को चेंज करेगा। ठीक, और 32 बिट को ऐसे याद रखना है। यहां देखो हिंट दे रहा है, क्या हिंट है? 3201 और ये 3201। ठीक है, तो यहीं पर हिंट दे रहा है 32 बिट की। अगर गलती यहां करता है तो बिल्कुल पकड़ लेना है यहां पर गलती को। और फिर दूसरी बात है कि पूछा जा सकता है इसका जो पहला उत्पादन किया गया इस माइक्रो प्रोसेसर का, ये किसको सौंपा गया? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी नारायणन। तो डॉक्टर वी नारायणन को ही यह इसकी जो पहली उत्पादित जो इकाई थी वो सौंपी गई थी। क्लियर? जो माइक्रो प्रोसेसर था नाम क्या था? विक्रम 3201, कल्पना 3201। और दोनों पॉपुलर नेम है, विक्रम साराभाई भी पॉपुलर नेम है, दूसरा कल्पना चावला भी जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो, क्या नाम है? विक्रम 3201, कल्पना 3201। जो प्रोसेसर है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, पूरी तरीके से भारत के द्वारा निर्मित है। और ये इसकी पहली इकाई किसको सौंपी गई? जो इसरो अध्यक्ष थे नारायणन, इनको सौंपी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है देखो चंद्र मिशन जो लुपेक्स है और चंद्रयान 5 है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, जो कि पता ही है 23 अगस्त को चंद्रयान 3, 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। अब इसके बाद में चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लेकर योजनाएं बना ली गई हैं। चंद्रयान 4 क्या रहेगा? लैंडिंग कर ली है, वहां से लेकर के सैंपल आना है वापस। तो ये रीयूज यानी कि सैंपल ला करके वो लेकर के वापस आने का टारगेट रखा गया है चंद्रयान 4 के तहत। अब चंद्रयान 5 क्या है? वो तो इसरो अपने स्वतंत्र रूप से करेगा, ठीक है, ऑटोनॉमस तरीके से। लेकिन चंद्रयान 5 जो मिशन है, यहाँ पर लुपेक्स मिशन है।
लुपेक्स मिशन समझो यहाँ पर, ये जो मिशन है ये भारत और जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, भारत की इसरो और जाक्सा ये दोनों मिलकर के चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, आगे इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे कौन कौन, याद रखना है, जापान की जाक्सा और भारत की इसरो। यह साउथ पोल पर ही जाने वाले हैं और साउथ पोल पर वहां जल बर्फ इन सब की खोज की जाएगी, उसका विश्लेषण पूरा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? जाक्सा और इसरो के द्वारा मिलकर किया जाएगा। बोले देखो यार तुम्हारे पास सॉफ्ट लैंडिंग का एक्सपीरियंस है? जाक्सा ने बोला, बोले हाँ है। तो बोले ठीक है, तो सॉफ्ट लैंडिंग वाला तुम देख लेना, बाकी साइंस वाला जो भी पार्ट रहेगा, जो रिसर्च वाला, वो हम देख लेंगे साथ मिलकर। बोले ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों का लुपेक्स मिशन पूछा जाए तो चंद्रयान 5 है, और चंद्रयान 5 के तहत ही आपका इसरो और जापान की जाक्सा मिलकर इस मिशन को चला रहे हैं। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है यहां से कि भारत ने चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का लक्ष्य किस वर्ष रखा हुआ है? तो 2040 है। ये कुछ वर्ष ऐसे हैं, ध्यान से सुनो। 2035 क्या है भैया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यहां पर कोशिश की जाएगी भारत के द्वारा, जो टारगेट है कि इंटरनेशनल अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन जाए, वर्ष 2035। और 2040 क्या यहां याद किया? 2040 लक्ष्य है कि भारत यहां पर 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में सफलता अर्जित करने का टारगेट रखे हुए है। क्लियर? और 2035 ही लक्ष्य है गगनयान मिशन का। ठीक है, तो ये कुछ वर्ष हैं जो एग्जाम में हमारे आ सकते हैं प्रश्न यहां से। जीएसएलवी F-15 पर आते हैं। देखो जीएसएलवी F-16 तो हमने पीछे देख लिया, S-15 क्या है? S-15 देखो ये जो नेविगेशनल नेवल जो आपका सैटेलाइट है, तो नेविगेशनल सैटेलाइट का दूसरा वर्जन, सेकंड जो है सैटेलाइट, इसका प्रक्षेपण कर दिया गया है। पता होना चाहिए कि भारत का स्वदेशी जो नेविगेशनल सैटेलाइट कौन सा है? नाविक है। अब चूंकि नाविक के जो भी सैटेलाइट थे, 7 सैटेलाइट भेजे गए थे, वो अपने आप में कंप्लीट हो चुके थे। तो इसका सेकंड जनरेशन यानी कि नाविक 2.0 के तहत जो दूसरा सैटेलाइट अभी भेजा गया है, जीएसएलवी F-15 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, नाम है NVS-02। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि इसरो के द्वारा 100th लॉन्च था, यानी कि 100वां लॉन्च था ये, जिसमें जीएसएलवी F-15 का यूज करते हुए NVS-02 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। क्लियर? और नाविक से क्या जुड़ा हुआ है, कहानी घटनाक्रम पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्कॉट क्या है भैया? स्कॉट क्या है? फुल फॉर्म इसका समझ लो पहले, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, अब जैसे जो भी स्पेस है वहां पर जो भी स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रैकिंग के लिए कोई मिशन होगा, तो यही स्कॉट मिशन है। अब ये स्कॉट मिशन के लिए खासियत ये है जानना हमारे लिए, देखो क्या जरूरी है जानना, महत्वपूर्ण चीजें सुनते चलो। महत्वपूर्ण चीजें जो जरूरी है एग्जाम के लिए, जहां से प्रश्न गुंजाइश ज्यादा है वही चीजें जाएंगी, इंफॉर्मेशन दिमाग में वही जाएगी। तो एग्जाम में अभी 5-6 दिन जो बचा हुआ है वहां पर वही चीजें रिवाइंड होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भारत में स्टार्टअप है दिगंतारा। अब इस दिगंतारा के द्वारा यहाँ पर फंडिंग की जा रही है इस मिशन को, इसलिए बोला जाता है कि भारत का यह पहला वाणिज्यिक कमर्शियल पहला अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। कौन सा? स्कॉट। स्कॉट क्या हो गया? भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह हो गया, क्योंकि भारत का स्टार्टअप है दिगंतारा, इसके द्वारा ही इसकी फंडिंग पूरी तरीके से की जा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये स्कॉट। ठीक है, समझ में आया? क्या प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में? नेक्स्ट है PSLV C-60। तो PSLV C-60 क्या है? इसको स्पेडेक्स मिशन भी बोलते हैं। समझो भैया, PSLV तो लॉन्च व्हीकल है, जो स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है, इसमें प्रक्षेपित करने के लिए लॉन्च व्हीकल जो यूज किया गया है उसका नाम है PSLV C-60। ठीक, अब समझते हैं बात को, स्पेडेक्स भी तो पता होना चाहिए। देखो भैया ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाएगा चरणबद्ध तरीके से जब हम लॉन्च करेंगे तो वहां डॉकिंग आनी चाहिए। यानी डॉकिंग मतलब होता है दो सैटेलाइट्स को जोड़ने का काम। ठीक है, अब दो सैटेलाइट्स को जोड़ने का काम अगर नहीं होगा, सफलता नहीं होगी इस मामले में, तो बोले हम कैसे अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे? तो इसीलिए ये डॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट है, भारतीय डॉकिंग सिस्टम है, इसको सफल बनाना बहुत जरूरी था। यह तकनीक होनी बहुत जरूरी थी, और इसमें ही स्पेडेक्स मिशन जो है हमारा सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ऐसा हम डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत, यानी कि डॉकिंग तकनीक भारत के पास आ चुकी है, और ऐसा करने के मामले में भारत अभी तक 3 ही देश हैं जो सफलता अर्जित कर पाए हैं इसमें। एक है यूएसए और रसिया, तीसरा चाइना। तो इन 3 देशों के बाद एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, भारत चौथा देश बन चुका है जिसके पास में अपनी अंतरिक्ष डॉकिंग जैसी तकनीक बन चुकी है। समझ में आया? जिसके पास मौजूद है। मिशन कौन सा था? स्पेडेक्स। और इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा था? PSLV C-60। कौन सा था? PSLV C-60। जो जो जरूरी चीजें हैं वो सारी देखो जोर देकर बताई जा रही हैं, ताकि वही चीजें केवल जाए दिमाग में, है ना, और सब बताई नहीं जा रहा है इधर उधर की चीजें। नेक्स्ट है NSIL GSAT-N2। देखो भैया NSIL क्या है? जो इसरो है, अब इसरो के द्वारा बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे काम किए जाते हैं। अब उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बार हो जाता है, फिर निर्माण जैसा कार्य आगे अगर भविष्य में उस पर कार्य करना है, तो इसरो की एक विंग है आपकी, समझ लीजिए बी विंग है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यह इसरो की ही बी विंग समझो इसको, इसके द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया है यह जो संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह का क्या नाम है भैया? ये GSAT-N2 जो आपका संचार उपग्रह है, इसके द्वारा ही आपका NSIL के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर बात है कि कहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है और अमेरिका के फोर्स स्टेशन से यह प्रक्षेपित किया गया है। समझ में आया। हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला है लिग्नोसैट। क्यों चर्चा में आया? लिग्नोसैट का सीधा संबंध है कि भारत में ही छोड़ो, विश्व का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो लकड़ी से निर्मित है। और लकड़ी कौन सी है? जापान में एक मैग्नोलिया लकड़ी पाई जाती है, तो मैग्नोलिया लकड़ी से ही यह सैटेलाइट का निर्माण किया गया है, ठीक है। और स्पेस एक्स का जो CSR 31 मिशन है, ध्यान से सुनना, उसके ही कैगो जो ड्रैगन रॉकेट है, इसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। यह सैटेलाइट किससे भेजी गई है? कैगो ड्रैगन रॉकेट से। और यह सैटेलाइट जो है पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है और नाम क्या है? लिग्नोसैट। क्या नाम है? लिग्नोसैट। और मैग्नोलिया लकड़ी के द्वारा यह बनाई गई है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नाम याद रखना कि लकड़ी से विश्व में पहली ऐसी सैटेलाइट जो पूरी तरीके से लकड़ी से निर्मित है, इसका नाम क्या है? तो नाम है भैया लिग्नोसैट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली इंफॉर्मेशन है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। क्या है भैया एनालॉग अंतरिक्ष मिशन? और कहां पर ये देखो ऐसा मिशन स्थापित किया जा रहा है, कहां पर शुरू किया गया? लेह लद्दाख में। क्यों किया गया है और क्या है ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन? देखो, जो स्थितियां, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती हैं मंगल पर, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है चंद्रमा पर, उसी तरीके की एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एक्सपीरियंस दिया जाए यहाँ साइंस जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो उसके बाद ही अगर रियल मामले में वास्तव में अगर मंगल ग्रह को लेकर के, चंद्रमा को लेकर के कोई परीक्षण एक्सपेरिमेंट करना होगा, कोई अगर मान लीजिए मिशन लागू करना होगा, तो उसके लिए अगर यहाँ वैसी ही परिस्थितियां बना करके कोई अगर एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जैसा कोई प्रोग्राम अगर चालू रखा जाए, तो उनके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सीधी सी बात है, पहले आप डेमो के तौर पर वो चीजें दिखा दो, उसके बाद आपका जब रियल फील्ड में आओ तो और बेहतर परफॉर्मेंस दोगे आप। तो वही है, लेह और लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन चालू किया गया है, ठीक। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब समझते हैं यहाँ पर कि नासा के द्वारा ही ऐसा ही एनालॉग मिशन जो है, इसका नाम है नीमो। और इसी को भारत का जो एनालॉग मिशन है जो लेह लद्दाख में, इसका नाम है होप। याद रखना, क्या नाम है इसका? होप नाम है। और वहीं नासा का जो एनालॉग मिशन है, इसका नाम क्या है? नीमो नाम है, ठीक। क्लियर? याद हो गया? समझ में आ गया? और इसरो के द्वारा देखो क्या किया गया था, लद्दाख के शोकर घाटी में ही 10 दिन के लिए यही होप मिशन जो है, इसका आयोजन किया गया था। समझ में आ गया? तो न्यूज क्या निकली, इंफॉर्मेशन यहाँ पर, पहला जो एनालॉग मिशन है इसका नाम है नासा, इसरो का होप। और जो नासा का है, नासा वाले का क्या नाम है? नीमो नाम है, ठीक है। एन फॉर नासा, एन फॉर नीमो। और भारत वाले का क्या है? इसरो का क्या नाम है? एनालॉग मिशन का होप नाम है, ठीक। दोनों याद, एकदम दोनों क्लियर, दो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण। और क्या है एनालॉग मिशन, ये समझा दिया कि उसी तरीके का एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन पैदा करनी है, चाहे हम चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 अगर कर रहे हैं, या मंगल ग्रह पर लेकर के आगे जो हमारे मिशन हैं, उनको अगर सफल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें ऐसे मिशन, ऐसे जो आयोजन है लगातार ऐसे करते रहने पड़ेंगे इन मिशन के, ताकि उसके माध्यम से जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका क्या हो, एक्सपीरियंस बेहतर हो सके और उनकी सफलता की दर और बढ़ सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं मिशन शक्ति सेट पर। मिशन शक्ति तो पता ही होगा, शक्ति का संबंध महिलाओं से होगा कहीं ना कहीं, मिशन शक्ति चल रही है, तो वैसे यहाँ भी है। मिशन शक्ति सेट क्या है? जो सैटेलाइट है, यहाँ पर देखो स्काई स्टार जो फाउंडेशन है, इसका इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है 108 देशों की 1200 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देना है। यानी कि यहाँ 1200 लड़कियां टारगेट की गई हैं 108 देशों से, इनको ट्रेंड करना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो आयु वर्ग चुना जाएगा 14 से 18 वर्ष की, ठीक है। जो बहुत क्रिएटिव एज होती है, उस क्रिएटिव एज में ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को 12,000 लड़कियों को यहाँ पर प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। किस मिशन के माध्यम से? मिशन शक्ति सेट के माध्यम से। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा चालू किया गया है? स्काई जो स्टार फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये चालू किया गया है। क्लियर? ये हो गई स्पेस से रिलेटेड। अब आते हैं प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेटेड जो तकनीक है, इस पर देखते हैं। जैसे सी फ्लड है। अब सी फ्लड क्या है? सी फ्लड में सीधा एक प्रश्न बनेगा कि भैया ये जो निगरानी तंत्र है, ये पूर्वानुमान जो निगरानी प्रणाली है, ये कितने दिन पहले चेतावनी देगी? सी फ्लड जो लगाई जाएगी, है ना, फ्लड आने के देखो 2 दिन पहले। ऐसे याद रखो, सी के पहले कितने अल्फाबेट आते हैं? 2। ए और बी 2 अल्फाबेट आते हैं, तो इससे याद रहेगा कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर चेतावनी मिल जाएगी, ठीक है। और ये कहां पर भैया समझो, ये कितनी भाषाओं में सूचनाएं देगी? 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया। 3 भाषाओं में सूचनाएं देने वाली है और 3 प्रमुख नदियों तक इसकी पहुंच रहेगी। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, तापी। इन नदियों के आसपास अगर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो ये जो सी फ्लड है प्रणाली है, ये 2 दिन पहले ही वहां पर चेतावनी दे देगी। अब चेतावनी दे देगी तो आप इसको मैनेज कर सकते हो उस फ्लड को, ठीक है। किन भाषाओं में? हिंदी, इंग्लिश और उड़िया में। और कौन सी 3 नदी? महानदी, गोदावरी, ताप्ती, ठीक। क्लियर हुई इंफॉर्मेशन सी फ्लड की। सी फ्लड के बाद नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर को लेकर के। ये देखो शॉर्ट में भी कवर किया है कि सुपर कंप्यूटर क्या भैया? एल कैपिटान जो है यूएसए का सबसे बेहतरीन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। भारत के 6 शामिल हैं, जिसमें एरावा सबसे तेज है, सबसे फास्ट है और 162वीं रैंक है। शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो भी एक बार देख लेना, यही इंफॉर्मेशन वहां पर देखो कवर की गई है। नेशनल सुपर कंप्यूटर जो मिशन है, एस फॉर सुपर और सुपर 5 की तरह बनता है, तो ऐसे 2015 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नैनो पोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन पर।
ये क्या है भैया, ये समझो जो नैनोपोरस है इसका मतलब है समुद्र के जल को छानना। जैसे छन्नी से चाय छानते हो, चाय नीचे गिरती है, अदरक ऊपर रह जाती है, ऐसे ही वो छन्नी है समझ लो। नैनोपोरस जो छन्नी है इसके माध्यम से जो पीने योग्य जल होगा वही नीचे गिरेगा, बाकी समुद्र के जल में जो भी अशुद्धियां होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके की तकनीक का यूज किया जाता है इजराइल के द्वारा। पता ही होगा समुद्र के जल को पीने योग्य कैसे बनाता है, तो वही जो तकनीक है ये हमारे डीआरडीओ के द्वारा, वो भी कानपुर की जो विंग है, देखो यूपी से संबंधित है तो इसीलिए न्यूज महत्वपूर्ण है। तो यही जो मेम्ब्रेन है ये डीआरडीओ के कानपुर विंग के द्वारा तैयार कर ली गई है। ऑस्मोसिस तकनीक, जो रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक है, इसका प्रयोग करते हुए जो जल, समुद्री जल है, इसको शुद्ध जल में परिवर्तन करने में यहाँ पर सफलता मिल गई है। क्लियर हो गया, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, अमरावती भैया क्यों चर्चा में है, क्योंकि देश का पहला जो क्वांटम वैली टेक पार्क है ये कहां पर स्थापित किया गया है, अमरावती में तैयार किया गया है। बेसिकली जो भी क्वांटम तकनीक आपने देखा, यहाँ भी शॉर्ट वीडियो देखो बना हुआ है क्वांटम को लेकर के। अब क्वांटम सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम को विकसित करना है अगर, तो इसके लिए अमरावती में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो चुननी पड़ेगी जहां पर कोई वैली टेक पार्क बनाया जाए कम से कम। तो देश का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क कहां बनाया गया है, कहां स्थापित किया गया है, तो अमरावती में स्थापित किया गया है। और एक चीज और इंफॉर्मेशन यहीं पर कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती होती है उसी 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे के रूप में भी घोषित किया गया है। कब, 14 अप्रैल को। एक तिथि और बता दी इससे जुड़ी हुई तो ये एटलीस्ट याद रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पर क्वांटम को लेकर के। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम कंप्यूटर को ही एक तरीके से समझ लीजिएगा ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ पर 2025 को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मेजराना। देखो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है शॉर्ट में, इसको हमने समझा था कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो मेजराना है ये क्वांटम चिप जो है विकसित की जा रही है। ठीक है, क्वांटम प्रोसेसर जो चिप है, जो क्वांटम तकनीक में क्वांटम कंप्यूटर का ब्रेन होती है, वही मेजराना है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार की जाएगी, गूगल के द्वारा आपकी विलो है, अमेजॉन के द्वारा ऑसिलेट है। ठीक है, अब देखो ये भी शॉर्ट वीडियो इसका बनाकर दे दिया गया था, तो आप शॉर्ट में भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देखो वही इंफॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट है नेशनल क्रिटिकल मिशन, देखो यहीं पर दिया हुआ है मैगजीन में, तो वो 7 वर्षों के लिए जो क्रिटिकल हमारे एलिमेंट्स होते हैं तो उनके लिए ही यह क्रिटिकल मिशन 2025 में चलाया गया है। अगले 7 वर्षों के लिए यह चालू रहने वाला है, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट आयात को कम किया जा सके, उस पर निर्भरता भारत की कम की जा सके और हम यहाँ डोमेस्टिक तरीके से उसके R&D पर काम कर सके, उसके प्रोडक्शन पर काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है मेक। अब देखो मेक क्या है, ये समझो बात को। मेक हमारी टेलीस्कोप है और ये टेलीस्कोप लद्दाख में ही लगाई जा रही है और ये सबसे ऊंचाई विश्व की अगर पूछा जाए सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप कहां लगने जा रही है भैया, तो ये लगने जा रही है लद्दाख में, हॉनले लद्दाख में। और ये चेरेनको क्या होता है, ऐसा समझो चेरेनको सिंपल भाषा में कि सूर्य से भी तेज जो गति होती है उसकी भी इमेज वो ले सकता है वो टेलीस्कोप। अब जैसे भैया कोई चीज मोशन में है, सूर्य से भी तेज मोशन में है, अगर उसको भी इमेज के रूप में, जैसे स्पेस में कोई भी चीज बहुत तेज मोशन कर रही है उसको भी बहुत क्लियर तरीके से उसकी इमेज ले सकता है, तो वही होती है चेरेको टेलीस्कोप। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर इमेजिंग अगर चेरेको टेलीस्कोप लगाई जा रही है तो वो मेक है। क्या नाम है उसका, मेक है। दूसरा मेक के बारे में एक चीज याद रखना कि अगर साइज के स्तर पर पूछा जाए, अगर आकार के आधार पर पूछा जाए तो मेक सबसे बड़ी टेलीस्कोप नहीं है, सबसे बड़ी है हेज 2। ठीक है, हेज 2 जो है आपकी वो सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, दूसरी सबसे बड़ी टेलीस्कोप मेक 2 है। और अगर हाइट पे पूछा जाए सबसे ऊंचाई पर लगी हुई है कहां पर भैया, तो हानले लद्दाख में लगी हुई है और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये दो इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है मेक के बारे में। अब आते हैं इन्वायरमेंट की न्यूज पर। ठीक है, साइंस की देख ली हमने, टेक्नोलॉजीज देख ली, अब इन्वायरमेंट वाली न्यूज देखते हैं भैया। तो इन्वायरमेंट वाली न्यूज में क्या है, पहली न्यूज है रामसर कन्वेंशन को लेकर के। हम कई बार इसको देखो समझ चुके हैं कि जो हमारी वेटलैंड्स हैं इनके संरक्षण के लिए रामसर में कन्वेंशन होता है। कब होता है भैया, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है। ठीक है, उसी दिन हम रामसर जो है कन्वेंशन डे उस दिन मनाते भी, वेटलैंड डे भी मनाते हैं, इसीलिए हम 2 फरवरी को। भारत यहाँ पर 1 फरवरी को यहाँ पर साइन करता है, याद है ना, 2 फरवरी और 1 फरवरी में कंफ्यूज मत होना। और वर्ष रहता है 1982, कई बार बताया, अब तो रट जाना चाहिए ये चीजें। अब बात यहाँ पर यह है कि जो रामसर कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 होती है, कहां हो रही है, जिम्बाब्वे में हो रही है। तो ये जिम्बाब्वे में इसकी बैठक हुई, वही बैठक में क्या होगा, सारी चर्चाएं होंगी कि वेटलैंड को और बेहतर तरीके से कैसे संरक्षित किया जाए और ताकि हमारा सबका, क्योंकि वो कॉमन फ्यूचर जुड़ा हुआ, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वेटलैंड को। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि थीम यही है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। ये क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, इसकी थीम है। और यहाँ पर भारत की 2 साइट्स हैं जिनको वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, ये भी करंट में पढ़ा होगा। एक इंदौर है, एक हमारी उदयपुर है, राजस्थान में जो झीलों का शहर है
उदयपुर और दूसरा मध्य प्रदेश का इंदौर। इन दो सिटी को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। तो COP 15 ये कहां हो रही है? जिम्बाब्वे में हो रही है। COP 16 लगे हाथ आपको पता होना चाहिए पनामा में, पनामा के पनामा सिटी में। हर 3 साल पर देखो आपकी जो रामसर के तहत जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वो हर 3 वर्ष पर होती है। तो 2025 की कहां हो रही है? जिम्बाब्वे में हो रही है, विक्टोरिया फॉल्स में, ठीक है। और 2025 के बाद तीन साल के बाद 2028 में कहां होगी? पनामा सिटी में होगी, पनामा में। क्लियर हो गया। और यहाँ एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है इस रामसर कन्वेंशन से कि सऊदी अरब यहाँ पर 173वां नया पक्षकार बना हुआ है। कब शामिल हुआ है? 2 अगस्त 2025 को। एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ताजा एकदम न्यूज है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। तो रामसर क्यों कार्य करता है वेटलैंड के संरक्षण के लिए? कहां पर हुई भैया? जिम्बाब्वे में COP 15 होती है, अगली पनामा में होने वाली है। ठीक, 2 इंफॉर्मेशन ही क्लियर हुई। इसकी थीम क्या है भैया? प्रोटेक्ट टोर वेटलैंड को हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए। एक ये महत्वपूर्ण हुआ। COP 15 महत्वपूर्ण हुई, COP 16 महत्वपूर्ण हुई, थीम महत्वपूर्ण हो गई। 2 फरवरी को, ये तो पता ही है। दूसरा नया पक्षकार 173वां कौन बना है? सऊदी अरब। और भारत की 2 वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। ये बेहद आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को लेकर के अगली न्यूज है। देखो भाई, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? IQ एयर के द्वारा जारी की जाती है। बात आती है बहुत, हर बार देखो यही स्थिति रहती है कि सबसे प्रदूषित देश के रूप में चार्ट ही रहता है और 5वें स्थान पर भारत भी है। यानी कि प्रदूषित कंट्री के मामले में भारत भी टॉप 5 में शामिल है, टॉप 5 में 5वें स्थान पर ही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो IQ एयर के द्वारा जारी की जाती है, इसमें भारत 5वें स्थान पर। ध्यान रखना है सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चार्ट है। उसके बाद में यहां पर आते हैं जब प्रदूषित शहरों की सूची, सिटीज की सूची जारी की गई, तो उसमें टॉप 20 में से भारत से 13 शहर थे जो प्रदूषित थे। ठीक, कितने? 13 शहर थे जो भारत से ही आते हैं अकेले। और अगर पूछा जाए सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे जो प्रदूषित शहर है वो है बर्नीहाट। क्या नाम है? बर्नीहाट, मेघालय का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर है। बहुत पुरानी न्यूज है तो सभी को याद होगी, बस इसको सुनते चलना है। फिर अगर कैपिटल के तौर पर पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल दिल्ली नहीं है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है नजामेना। ठीक है, देखो नजामेना किसकी है? जो चाड है ना, इसी चाड की कैपिटल है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। फिर नई दिल्ली जो है दूसरी सर्वाधिक प्रदूषित, यानी कि दूसरी रैंक रखती है हमारी कैपिटल प्रदूषित कैपिटल के मामले में, पोल्यूटेड कैपिटल के मामले में। और अगर शहर पूछा जाए तो शहर जो है विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित भारत में ही है। कहां पर है? बर्नीहाट। तो गर्व करने वाली बात नहीं है, यहां पर अपने ऊपर थूकने वाली बात है। ठीक है, तो यहां सबसे प्रदूषित शहरों के मामले में 20 में से 13 हमारे यहाँ है जो पोल्यूटेड सिटी के रूप में इस रिपोर्ट में शामिल हुए हैं। बर्नीहाट मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर है। कैपिटल हमारी जो है नई दिल्ली दूसरी सबसे प्रदूषित है, क्योंकि सबसे प्रदूषित जो देश है चाड, उसकी कैपिटल सबसे ज्यादा प्रदूषित दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगली है ट्रैकिंग द हेजी एयर। यह रिपोर्ट जो है जारी की जाती है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा। यानी कि जो क्रिया है हमारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। अब बोले यहाँ पर जो प्रदूषित शहरों की सूची है बदल जाती है। बदल कैसे जाती है और क्यों जरूरी है याद रखना? क्योंकि यहाँ देखो यूपी से हमारा एक शहर है जो दिखाई दे रहा है पोल्यूटेड सिटी के रूप में। यानी कि राजस्थान का जब श्री गंगा नहर है ये तो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है ग्रेटर नोएडा और तीसरा है दिल्ली का। तो क्यों जरूरी है ये रिपोर्ट? क्रिया के द्वारा जो ट्रैकिंग द हेजी एयर रिपोर्ट आई है, इसको इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि टॉप 3 जो पोल्यूटेड आपकी सिटी है उसमें दूसरा स्थान ग्रेटर नोएडा का है जो यूपी से आता है। तो यूपी PCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट में अगर यूपी का कोई अगर शहर है तो वो जरूरी हो जाती है पढ़नी। फिर है भैया गुनेरी गांव। तो गु से गुनेरी होता है, गु से ही गुजरात होता है, तो ऐसे याद रहेगा कि गुनेरी गांव जो है गुजरात में स्थित है। और जो बायोडायवर्सिटी है वहां की, उस बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा घोषित कर दिया गया है। यानी कि इसे विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है गुनेरी गांव को, और गुजरात में स्थित है तो इसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, और मैंग्रोव वनस्पतियां पता ही है कि जैव विविधता के लिहाज से बहुत बेहतरीन होती हैं और ज्वार भाटा से भी बच के रहती हैं चीजें ये। तो इसलिए इसका संरक्षण करना ये अपने आप में एक हेरिटेज साइट है, तो इसको विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा इसको संरक्षण दिया जाएगा और विकसित किया जाएगा, यहाँ की बायोडायवर्सिटी को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। फिर है भैया बाघ अभ्यारण्य को लेकर के, देखो टाइगर रिजर्व को लेकर के 58वां न्यूज में आया है। 58th जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां? मध्य प्रदेश में है। और इसके पहले 57वां रातापानी था, यह भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, समझ गए। 57th कहां पर है? रातापानी वन्यजीव। और अभी लेटेस्ट है 58वां, वही माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वही मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि दिवस। पहले ही बताया रामसर कन्वेंशन, तो आर्द्र भूमि दिवस कब? 2 फरवरी। थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड। और यहाँ पर देखो मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज क्यों है, यहाँ एक जरूरी इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर यूपी से संबंधित है। क्या कि जो आर्द्र भूमि दिवस है इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ है यूपी में गोंडा में। ठीक है, यूपी के गोंडा में जो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है, यहीं पर इसका जो है
आयोजन किया गया है। तो बोले जब उत्तर प्रदेश में कहीं पर अगर किसी वैश्विक दिवस का अगर आयोजन हो रहा है तो बोले बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में छोड़ो, भारत में भी, यूपी में, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत हाई चांस हो गए आने के। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसका जो आयोजन है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में जो गोंडा में स्थित है वहां पर किया जा रहा है। और ये न्यूज हम देख चुके हैं कि इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि क्या पढ़ना है यहाँ पर। और पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वेटलैंड किस स्टेट में है मौजूद, भैया तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि पश्चिम बंगाल के जो पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, देखो जो वहां का चिड़ियाघर है वहां पर बायो बैंक की स्थापना। बायो बैंक क्या होता है, जैसे उसका डीएनए ले लिया, ठीक है, जो भी रिसर्च वगैरह करनी है, मान लो उस स्पीसीज के लिए कोई प्रजाति है, उसके डीएनए वगैरह को लेकर के वहां रिसर्च की जाएगी उस बैंक में, बायो बैंक में, और ताकि भविष्य में अगर कोई मान लीजिए बीमारी ही हो जाती है तो उस बीमारी के लिए बेहतर उपचार किया जा सके। ठीक है, तो इस संदर्भ में वहां के चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की जा रही है। कहां पर, पश्चिम बंगाल के पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। अब नेक्स्ट चलते हैं COP29। ये COP29 क्या है, वो COP15 था। COP15 किसका था, रामसर कन्वेंशन का। ये COP29 किसका है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन जो आपका क्लाइमेट चेंज के लिए जो आपका फेडरेशन काम करता है, फ्रेमवर्क है, तो वो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो बोले ये जो फ्रेमवर्क है जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, इसकी जो COP29 है ये कहां पर हुई है, अजरबैजान बाकू में हुई है। इसी तरीके से CBD की भी जो COP होती है इसको भी अभी देख लेंगे, या यही समझ लेते हैं, वहां पर COP16 हुई है जैसे। अब पहले इसको COP29 को देखते हैं। तो COP29 कहां हुई है, अजरबैजान के बाकू में हुई है। यहां महत्वपूर्ण क्या है, केवल जानना, केवल यही जानना है COP29 कहां हुई है, COP30 नेक्स्ट कहां होने वाली है। क्योंकि अगर एग्जाम में अपने प्रश्न आता है तो मैथ्स भी फॉलोइंग में बहुत ज्यादा आता है। बाकी ये तो समझ ही गए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के यहाँ बैठकर बात होगी, सारी बातें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर की जाएंगी कि क्या भैया आगे और कदम उठाए जाए ताकि इस क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो निगेटिव जो रिजल्ट्स हैं उनको रोका जा सके, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो COP29 अजरबैजान में बैठकर बात हो रही होती है। फिर COP30 कहां पर होगी भैया, ब्राजील में। COP30 कहां पर, ब्राजील में। COP29 याद रखनी है, अजरबैजान बाकू में, COP30 कहां पर, ब्राजील में। अब CBD वाले भी लगे हाथ यही देखते हैं। तो COP16 हुई कैली कोलंबिया में। पहले कहां हुई, COP16 पहले कैली कोलंबिया में होती है, लेकिन वहां कई बातों पर असहमति रह जाती है, कई मुद्दों पर भैया पूरी बात नहीं हो पाती, इसीलिए दोबारा से उसकी बैठक रोम इटली में होती है। ठीक, COP16 दो बार होती है, देखो इसलिए चर्चा में रही थी। पहले कैली जो है कोलंबिया में बैठक होती है, लेकिन वहां बहुत मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, इसलिए दोबारा से रोम यानी कि इटली के रोम में फिर से बैठक होती है। तो COP16 की बैठक क्लियर हुई। COP17 कहां होनी है, अर्मेनिया में होनी है, और ये बैठक किसकी, CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था, पता ही ना, वहीं पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज था, दूसरा CBD था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी था, तीसरा भैया डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो था उसको वो CBD। ठीक है, CBD हो गया, UNCCD था, ठीक है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्टिफिकेशन को खत्म करने के लिए तीसरा एक कन्वेंशन था। ठीक, तो ये तीन आपके संगठन दिखाई देते हैं, जिसमें हमने अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर देखा, CBD को लेकर देख ली, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के COP29 COP30 जरूरी है जानना, CBD को लेकर के COP16 और COP17 जानना है। तो स्टैटिक एनवायरनमेंट के पोर्शन से करंट का कैसे जोड़कर देखो पूछा जाता है, ये सब भी देखते चलना है। तो एनवायरनमेंट वाली करंट वाली न्यूज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हेल्थ वाली। अगला टॉपिक कौन सा है इसमें, हेल्थ है भैया। हेल्थ में पहली वैक्सीन दी हुई है मलेरिया। तो मलेरिया को लेकर के क्या है, ये याद रखो, जहां पर ये तीसरी वैक्सीन है, वैसे तो दो वैक्सीन और हो चुकी हैं, मार्क्यूरिक्स आपने पढ़ा होगा और दूसरी R21 वैक्सीन। इन दो वैक्सीन के बाद में अभी जो वैक्सीन है ये मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है, जिसका नाम है एडफाल्की वैक्स। क्या नाम है, एडफाल्की वैक्स। वैक्स मतलब वैक्सीन, तो एडफाल्की वैक्स जो है मल्टी स्टेज वैक्सीन है, ये तीसरी मलेरिया की वैक्सीन है, और किसी भी स्टेज में और किसी भी उम्र में यह वैक्सीन दी जा सकती है। दूसरा ये महत्वपूर्ण है, जैसे किसके द्वारा विकसित की गई है, तो IMRC है, इसके भुवनेश्वर स्थित RMRC के द्वारा यह विकसित की गई है। किसके द्वारा, भुवनेश्वर स्थित RMRC के द्वारा यह विकसित की गई है। महत्वपूर्ण यह है जानना, इसका नाम क्या है, एडफाल्की वैक्स, इसका नाम है, मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। और मलेरिया के बारे में पता होगा, ये पैरासाइट से होने वाला, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है उससे होने वाली बीमारी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भैया, देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक। ये भी देखो पढ़ चुके हैं हम लोग, हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है वहीं पर ही, हैदराबाद में, इसीलिए लिया हुआ है कि हैदराबाद में देश का पहला पशु स्टेम जो सेल है, पशु स्टेम सेल, पता है ना स्टेम सेल क्या होता है, पहली किसी भी जीव की जो प्रारंभिक सेल होती है, भ्रूण सेल होती है, उसको स्टेम सेल बोला जाता है। तो वही बायो बैंक हैदराबाद में आपका स्थापित होने जा रहा है और देश का पहला है, इसलिए जरूरी है। फिर केन्या को लेकर के क्या है, केन्या ने जो है स्लीपिंग सिकनेस के जितने भी मामले थे उनको पूरी तरीके से एरिडिकेट कर दिया है। तो अब अभी समझो अफ्रीकन जो कंट्री है, अब स्लीपिंग सिकनेस क्या है, जो स्लीपिंग सिकनेस आपकी सीसी मक्खी से होने वाली बीमारी है, यह भी पैरासाइट के चलते होती है, ट्रिपेनोसोमियोमाइसिस। ठीक है, इसके तहत आपकी स्लीपिंग सिकनेस आपको देखने को मिलती है, बहुत नींद आती है, और सीसी मक्खी, जैसे स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी के काटने से यह बीमारी फैलती है।
न्यूज ये है कि देखो भैया केनिया के द्वारा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस को पूरी तरीके से उन्मूलित कर दिया गया है, ऐसा WHO के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ऐसा बताया गया है। ठीक, कौन सा देश है? केनिया है, अफ्रीकन कंट्री है इसलिए महत्वपूर्ण है। और केनिया कुछ नहीं तो केनिया को कन्या से याद करते हैं, बोले कन्या जो है देखो स्लीपिंग सिकनेस की बहुत बहाने करती है। ठीक है, स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग सोते हुए और बीमारी का बहाना करती है, कर रही है, ऐसे याद कर लो कुछ भी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं धरनी। धरनी मतलब समझ रहे होगे धारण करने। अब धारण कहाँ भैया? भ्रूण की बात होगी यहाँ पर। अब भ्रूण की बात धारण कहाँ किया? भ्रूण में धारण किया जाता है ना, तो बोले धरनी नाम ही है और किसके द्वारा तैयार किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। बेसिकली होगा क्या, तो यहाँ कनेक्ट किया हमने धरनी से, भारतीय भ्रूण का ही जो मस्तिष्क है इसकी 3D इमेज जारी की जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? आसान है ना, बस IIT मद्रास याद रखना है कि यहाँ पर मद्रास के द्वारा ही यह विकसित किया गया है और ये जारी किया जाएगा। क्या है? मानव का भ्रूण है उसके मस्तिष्क की 3D इमेज यहाँ पर जारी की जाएगी। नाम क्या है इसका? धरनी है, धारण करने से आसानी से याद रहेगा। नेफ्रिथ्रोमाइसिन, देखो इस पर भी शॉर्ट वीडियो बन चुका है कि भारत की स्वदेशी रूप से विकसित किया है अपनी एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन से मिलता जुलता नाम है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई कि जो ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा को लेकर भारत ने यहाँ पर 2024 में पूरी तरीके से इसको भी एरेडिकेट कर दिया है। तो ट्रैकोमा जैसी जो बीमारी है भारत से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत सरकार 1963 से सोचिए मिशन चला रहा था ट्रैकोमा उन्मूलन को लेकर के, और अब जाकर के 2024 में पूरी तरीके से ट्रैकोमा को खत्म कर दिया गया। लगे हाँ, टीबी के बारे में भी समझ लेते हैं। टीबी को लेकर के 24 मार्च देखो तो इसको वर्ल्ड टीबी डे तो पता ही है, और वी कैन इरेडिकेट टीबी ये इसकी थीम है। सब पता है कि नहीं पता है? और टीबी को लेकर के हमारे यहाँ तेजी से गिरावट केसेस में आई है, 17.7% की बहुत ज्यादा जहां सफलता देखी जाती है ना किसी भी क्षेत्र में, तो वो क्वेश्चन वहां से पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो 17.7% की तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है टीबी के केसेस में। और जो टारगेट ईयर है भारत का, टीबी उन्मूलन खत्म किया जाएगा, भारत सरकार ने 2025 रखा हुआ है। ठीक, और वैश्विक स्तर पर यही जो टारगेट ईयर है 2030 है। हम 5 साल पहले टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि भारत से टीबी को खत्म कर देंगे, और यहाँ देखो गिरावट भी 17.7% की देखने को मिली है टीबी के केसेस में। तो भारत के प्रयास, उसके एफर्ट्स को लेकर के अगर कहीं सकारात्मक कुछ कदम दिखाई दे रहा है तो एग्जाम के लिहाज से हमारे क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है वो। सरकार वहां पर या क्वेश्चन बनाने की कोशिश बहुत की जाती है, वहां बैठे हुए लोग प्रशासन में ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां पर सफलताएं दिखाई जाती हैं तो वो सफलताएं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बनाने के लिए मजबूर करती हैं। तो 17.7% यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है टीबी के केसेस में, और भारत ने ट्रैकोमा को उन्मूलित कर दिया है पूरी तरीके से। ट्रैकोमा के साथ लगे हाथ हमने टीबी से संबंधित जुड़ी हुई जितनी न्यूज है वह भी हमने देख ली करंट की। अब नेक्स्ट आता है जो लास्ट पार्ट है हमारा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर को देखते हैं, कई सारी न्यूज यहाँ पर कवर की गई हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पर है जो इंडियन नेवल शिप है अर्नाला। देखो अर्नाला क्या है, ये किसके द्वारा निर्मित विकसित किया गया है? अर्नाला की कहानी क्या है? शिवाजी से संबंधित है, छत्रपति शिवाजी से। तो अर्नाला द्वीप को दिए गए जो स्ट्रेटेजिकली समुद्री महत्व है इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ समझो INS अर्नाला विकसित किसके द्वारा किया गया, सौंपा किसको गया है? ये दो इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, दो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है INS अर्नाला को लेकर के। अर्नाला की जानकारी नामकरण क्यों किया गया? छत्रपति शिवाजी से संबंधित है तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्नाला आइलैंड से ये याद रहेगा आपको, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो उसी से जोड़कर इसका नामकरण दिया गया है। अब बात आती है सौंपा गया है वाइजाग को, यानी कि विशाखापत्तनम को यह सौंपा गया। वहां की भारतीय नौसेना जो विशाखापत्तनम यूनिट है उसको यह सौंपा गया है। विकसित किया गया है कोलकाता की जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं इनके द्वारा ये विकसित किया गया है। किसके द्वारा भैया? गार्डन रीच जो शिप बिल्डर्स हैं इन्होंने विकसित किया है INS को, और सौंपा गया है वाइजाग विशाखापत्तनम को। साथ ही पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत में ये पहला जलपोत है। ठीक, जो उथले जलपोत विकसित किए जा रहे हैं उसमें ये पहला जलपोत है INS अर्नाला। ये तीन इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण है INS अर्नाला को लेकर के, वो सारी बता दी गई। अब इच्छक को लेकर आते हैं। देखो भैया भारत के द्वारा सर्वे वाले जो पोत हैं, सर्वे वेसल्स हैं, वो विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ समझौता हुआ कि 4 जो है सर्वे वेसल्स जो है बनाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। तो उन 4 सर्वे वेसल्स में से पहला है संधायक, दूसरा है निर्देशक, तीसरा इच्छक, चौथा संशोधक। क्या नाम है? संधायक, निर्देशक, इच्छक, संशोधक। अभी करंट की न्यूज पर आते हैं। तो अब यहाँ पर न्यूज ये है कि भारत सरकार के द्वारा, या ये समझ लीजिए जो तैयार किए जा रहे हैं उसमें तीसरा जो सर्वेक्षण वेसल है, जो सर्वेक्षण सर्वे वेसल है, ये इच्छक है, जो पूरी तरीके से यहाँ पर बना लिया गया है। नौसेना जो नौवहन चैनल है इनके लिए बना लिया गया है। तो ये सर्वे का काम करेगा, और ये हाइट वाइट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौसेना नौवहन चैनलों के लिए यह बनाया गया है। क्लियर, जो चैनल्स होते हैं इनके लिए ही बनाए गए, वहां पर निगरानी रखने के लिए या सर्वे करने के लिए यह इच्छक, क्या नाम है? इच्छक है। और तीसरा ये देखो जहाज है, और ऊपर के 3 हमने देखे, पहले दूसरे कौन से? संधायक, निर्देशक, चौथा कौन सा है? संशोधक है। ये सारा एकदम याद रखना है। फिर नेक्स्ट है निस्तार। निस्तार क्या भैया? निस्तार जो है पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। जैसे गोताखोर वगैरह जाते हैं ना, उनकी मदद करने के लिए ही जो आपका यहाँ पर शिपयार्ड दिखाई दे रहा है, कौन सा है भैया ये पोत? ये वेसल है हमारा निस्तार। क्या नाम है इस वेसल का? निस्तार। और निस्तार क्या काम करेगा? जो स्वदेशी गोताखोर हैं इनकी सहायता करने का काम करेगा। और यह भी आपका
गार्जियन ऑफ द डीप भी कहलाता है, क्योंकि गोताखोर बहुत गहराई तक जाते हैं और उस गहराई तक मदद करना। कौन सा भैया ऐसा पोत है, तो निस्तार पोत है, इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ द डीप भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हाइब्रिड वीटॉल यूएवी रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र एक जगह और पढ़ा था हमने, कहां पढ़ा था? एशिया की सबसे लंबी जो मालगाड़ी थी जिसका सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम भी क्या है? रुद्रास्त्र। और यहाँ पर है अनमैन्ड जो आपका व्हीकल है, वो है आपका ड्रोन समझ लीजिएगा, हवाई यान। तो यह आपका यूएई कौन सा है? रुद्रास्त्र। ये हाइब्रिड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटी है, वायुयान वाली भी और आपकी हेलीकॉप्टर वाली भी। हेलीकॉप्टर क्या करता है? अपनी जगह से ही देखो ऊपर टेक ऑफ कर सकता है, टेक ऑन कर सकता है ना, और वैसे ही और वायुयान क्या करता है? थोड़ी देर रनवे लेता है, उसके बाद उड़ता है। तो ये दोनों क्वालिटी रखता है रुद्रास्त्र, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोला जा रहा है क्वालिटी इसके अंदर। ठीक है, आप समझ गए नाम क्या है? रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र के साथ एक इंफॉर्मेशन और जोड़ ली, तो वहां एग्जाम में जैसे ऑप्शन हमारे सामने रुद्रास्त्र लिखा होगा, अब रुद्रास्त्र टिक करने में आपको समस्या नहीं आएगी कि पूरी कहानी बताई गई थी। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट चले भाई, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है भार्गवास्त्र। अब देखो भार्गवास्त्र को लेकर के आपको पता होगा, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने भी भार्गवास्त्र के बारे में बताया था, क्योंकि अभी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें ड्रोन अटैक बहुत ज्यादा हुए। अब ड्रोन अटैक को अब देखो ड्रोन अटैक को अगर विफल बनाया गया तो विफल में हमारे पास लागत भी बहुत लगती है भाई, क्योंकि हमारे पास डिफेंस सिस्टम जो आकाश हुआ, चाहे हमारा सुदर्शन जो जैसे S-400 था, भले ही हमने पूरी तरीके से उसको विफल किया ड्रोन अटैक को, लेकिन लागत बहुत लगी। तो इसी संदर्भ में भार्गवास्त्र जो है, यहाँ पर भार्गवास्त्र सिस्टम को समझना, ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इसका परीक्षण कर लिया गया है सोलर ग्रुप के द्वारा। तो इसका नाम है भार्गवास्त्र और ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये 6 किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेगा? ट्रैक कर लेगा छोटे छोटे ड्रोन को, छोटी छोटी मिसाइलों के माध्यम से इनको उड़ाएगा, ताकि लागत भी कम लगेगी और सफलतापूर्वक हम ड्रोन का जो भी अटैक होगा उसको हम विफल कर सकेंगे। क्लियर? तो भविष्य में देखो युद्ध करने की जो तकनीक है वो ड्रोन आधारित होने वाली है। तो उस लिहाज से जो भार्गवास्त्र है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका विकसित होना, इसका सफल परीक्षण होना, ये बहुत लिहाज से हमारे महत्वपूर्ण है। पीछे हमने देख भी लिया है और उसके चलते ही आगे ये भार्गवास्त्र न्यूज में भी आया था। ठीक, अब जोरावर क्या था भैया? जोरावर चर्चा में बहुत था, क्या था? क्योंकि ये हल्का टैंक था, बहुत हल्का, भारत का बहुत हल्का टैंक है। तो अब जो सुदूर क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो सुदूर क्षेत्र लद्दाख का क्षेत्र हो गया, ये चाइना बॉर्डर हो गया, तो इस बॉर्डर तक अगर हल्का टैंक नहीं होगा तो पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। तो बोले उसमें ये जोरावर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, हमारी सैन्य जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा, सेना की ताकत को बढ़ाएगा। क्या नाम है? जोरावर। बोले जोरावर आ गया है, मात्र वजन इसका 25 टन है और इसको 2.5 साल से कम समय में भी रिकॉर्ड ये तैयार कर लिया गया है। समझ में आया? तो डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा ही ये सब विकसित किए जाते हैं और डीआरडीओ ने भारत के हल्के, सबसे हल्के जो टैंक है इसका परीक्षण संपन्न कर लिया है। और क्या है इसका महत्व, ये समझ में आ गया, कैसे ये सेना की ताकत बढ़ाएगा, यह भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज अब लास्ट है NASMSR। क्या है भैया NASMSR? तो ये आपका SR का मतलब है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज है आपकी और पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है ये। क्या भैया? NASM के क्या मतलब है? नेवल एंटी शिप मिसाइल। तो नेवल एंटी शिप मिसाइल क्या है? देखो मान लो कोई शिप है, भारत की ओर घुसा चला आ रहा है, अब उसको घुसा चला आ रहा है भारत की ओर और भारत में ऊपर एयर से ही उसको टारगेट करने का प्रयास किया जाए, तो ऐसा हमारे पास कोई एंटी शिप मिसाइल ऐसी होनी चाहिए ना। हम मान लो हवा से किसी मिसाइल के माध्यम से उस शिप को टारगेट करके खत्म करना चाहते हैं, हमारी सीमा के अंदर अगर घुस रहा है, तो इसी संदर्भ में ही अगर हमारे पास कोई शॉर्ट रेंज मिसाइल हो, जैसे नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, हमने क्या किया है? इसका परीक्षण कर लिया है, उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। और ये किस वायुयान के माध्यम से, किस हेलीकॉप्टर के माध्यम से, वायुयान नहीं, किस हेलीकॉप्टर के माध्यम से दागा गया है? तो सीकिंग MK-42B, क्या नाम है? MK-42B हेलीकॉप्टर है, इसके माध्यम से यह जो नेवल एंटी शिप मिसाइल है इसको छोड़ा गया है और सफल इसका परीक्षण किया गया है और हमने शिप को मार गिराया है। ठीक है, तो समझ में आया? NASM का फुल फॉर्म समझ में आया? SR मतलब है शॉर्ट रेंज और ये परीक्षण कहां से हुआ है? चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। और कौन सा यहाँ पर हेलीकॉप्टर है? MK-42B। ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद तारीख 25 फरवरी 2025, अगर बहुत ज्यादा कठिन बनाएगा तो ये तारीख पूछ देगा, तो 25 याद रखनी है, 25 फरवरी है, 2025 है। तो ये हो गया अपना साइंस वाला। देखो साइंस का बहुत ज्यादा मटेरियल था वहां पर, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है ना, सब कुछ नहीं पढ़ के यहाँ मात्र 12 से 13 पेजेस में आपको कंटेंट दे दिया गया है। ये कंटेंट देने का मतलब यही रहता है कि लास्ट टाइम पे आप क्या करो, आप इसको पढ़े, वही चीजें पढ़े ना जो हमें जरूरी है केवल पढ़नी। ठीक, जो चीजें हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं,
अब इसको पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद में जो पीडीएफ दे दी जाएगी लास्ट टाइम पे क्या करना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, पूरी किताब खोल के थोड़ी बैठोगे। 40 पेजेस पढ़ने से अच्छा है 12-13 जो जरूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से निकाल के दे दी जा रही है हैंड रिटन में, उन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वही यहाँ एक्सप्लेन भी उतना ही किया जाता है, पूरी बुक एक्सप्लेन नहीं की जाती, इसलिए चलो फिर बढ़िया लगे वीडियो, अगर अच्छा लगा करे तो फीडबैक दे दिया करो। आगे हम लोग क्या है आर्थिकी पार्ट को देखो करें। आर्थिकी पार्ट में ज्यादा जरूरी क्या है, भारत का बजट, यूपी का बजट, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां से मैक्सिमम आर्थिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पार्ट को भी हम नेक्स्ट कवर कर लेंगे। पहले इसको आप लोगों को बताना है फीडबैक वगैरह दे करके कि साइंस का पोर्शन जहां बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो अब थोड़ा आसान हुआ, आसान बनाने की ही कोशिश की गई, तभी ये नोट्स और उसी को एक्सप्लेन करते हुए आपको चीजें डिलीवर की गई हैं। अब चलो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।